स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 1 बायोलॉजी का जैव प्रक्रम और पोषण का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम टोटल 4 प्रश्नों का उत्तर कर लिए थे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो आज के इस वीडियो में हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ताकि मैं जो कुछ वीडियो बनाता रहूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। ये भारतीय भवन बुक का चैप्टर 1 है, जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 5 है कि अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा में पोषण का वर्णन करें। अमीबा का भोजन क्या है और अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो आंसर है कि अमीबा का भोजन जो है वह शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम और अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव हैं। अमीबा का भोजन क्या क्या है? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम और अन्य छोटे कोशिकीय जीव, ये सभी अमीबा के भोजन है। अब है कि अमीबा में पोषण का वर्णन करना है। तो देखिए अमीबा में अमीबा में जो पोषण होता है वह 3 चरणों में पूरा होता है। अमीबा में पोषण कितने चरणों में पूरा होता है? 3 चरणों में। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा बहिष्यकरण। अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्यकरण। फिर देखते हैं कि अंतःग्रहण किसे कहते हैं। तो देखिए अंतःग्रहण किसे कहते हैं। तो अंतःग्रहण अमीबा में मुख्य जैसा कोई स्थान नहीं होता। यानी अमीबा में हमारे जैसा मुख्य का स्थान कोई नहीं होता है और यह कुटपाद की सहायता से अपने भोजन को घेर कर अंतःग्रहण करता है। यानी अपने कुटपाद की सहायता से भोजन को देखता है, फिर भोजन को चारों तरफ से घेर कर अपने मुख में अंतःग्रहण करता है। यानी शरीर के अंदर अपने उस भोजन को अंदर करता है। फिर है कि पाचन, कि उसमें पाचन कैसे होता है। तो देखिए पाचन, भोजन रसधानी में पाचक रस और एंजाइम के मिलने से भोजन सरल अवयव में टूट जाता है। जो अमीबा है उसमें भोजन रसधानी होता है। भोजन रसधानी में पाचक रस और एंजाइम होते हैं। वे एंजाइम के मिलने से भोजन सरल अवयव में टूट जाता है। यानी जो अमीबा होता है उसमें भोजन रसधानी होता है। जब भोजन रसधानी में भोजन उसका पहुंचता है तो उसमें पाचक रस और एंजाइम होता है, जिसके मिलने से जो भोजन होता है वह ठोस अवयव से सरल अवयवों में टूट जाते हैं, जिससे पूरे शरीर का वितरित कर जिससे पूरे शरीर में उस भोजन को फैला दिया जाता है। इस प्रकार अमीबा में पाचन होता है। फिर हम देखते हैं कि बहिष्यकरण किसे कहते हैं। क्योंकि अमीबा में पाचन 3 चरणों में पूरा होता है, अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्यकरण। तो हमने अंतःग्रहण और पाचन को देख लिया। अब बहिष्करण देखते हैं कि बहिष्करण का मतलब क्या है। तो अब हम बहिष्करण को देखेंगे कि बहिष्करण का मतलब क्या होता है। तो देखिए अपचाय एवं बेकार भोजन अस्थायी छिद्र बनाकर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसे ही बहिष्करण कहते हैं। यानी अमीबा में जब भोजन का पाचन होता है तो जब उसमें ऐसे भोजन होते हैं जो पच नहीं पाते हैं और बेकार हो जाते हैं, तो वही है कि अपचाय एवं बेकार भोजन को अस्थायी छिद्र बनाकर अमीबा जो है वह अस्थायी छिद्र बनाकर शरीर से बाहर निकाल देता है, इसे ही बहिष्करण कहते हैं। आप फोटो के जरिए इमेज के जरिए देख सकते हैं कि कैसे अमीबा में पाचन होता है। तो यहाँ पर देखिए ये अमीबा का कुटपाद है और ये कुटपाद की सहायता से ही भोजन को पहले घेरता है। देखिए यहाँ पर भोजन को घेरा है, भोजन को घेर कर फिर अपने भोजन रसधानी में भोजन को पहुँचाता है। यहाँ पर भोजन रसधानी होता है, भोजन रसधानी में पहुँचा कर वहीं पर भोजन पचते हैं और फिर उसका बहिष्करण कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर 2 चित्रों के माध्यम से आपको बताया गया है। ये अमीबा का पाचन, अंतःग्रहण। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनुष्य का आहार नाल की रचना का वर्णन करें। मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसकी रचना का वर्णन हमें करना है। तो आंसर है कि मनुष्य का आहार नाल 8 से 10 मीटर एक कुंडलित रचना होता है। मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और वह एक कुंडलित रचना होता है, जिसके निम्नलिखित भाग एवं संरचना है। यानी जिसके निम्नलिखित भाग होते हैं। तो देखिए पहला भाग यहाँ पर है मुख गुहा। तो देखिए आहार नाल का पहला भाग है जिसमें जीभ तथा दांत। मुख गुहा क्या है? या आहार नाल का पहला भाग है जिसमें जीभ तथा दांत होते हैं। इसके पिछले भाग में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो मुख गुहा या आहार नाल का सबसे पहला भाग है और इसमें जीभ और दांत होते हैं। इसके पिछले भाग में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। फिर दूसरा भाग है आहार नाल का ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या है? तो ग्रसनी मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जिसमें निगल द्वार द्वारा और कंठ द्वार द्वारा 2 छिद्र होते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी, जिसमें 2 द्वार होता है, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार। फिर तीसरा भाग है
ग्रास नली। ग्रास नली क्या है, तो ग्रसनी से जुड़ा होता है। ग्रास नली ग्रसनी से जुड़ा होता है तथा इसका एक छोर आमाशय से जुड़ा होता है। इसमें भोजन क्रमकुंचन विधि से आगे बढ़ता है। ग्रास नली जो होता है वो ग्रसनी से जुड़ा होता है और इसका एक छोर जो होता है वो आमाशय से जुड़ा होता है और इसमें भोजन क्रमकुंचन विधि से आगे की ओर बढ़ता है। फिर अगला पार्ट है अमाशय। तो अमाशय क्या है, तो अमाशय या चौड़ी थैली जैसी रचना है। अमाशय चौड़ी थैली जैसी रचना होती है जिसके 3 भाग होते हैं, पहला कार्डियक, दूसरा पाइलोरिक और तीसरा फुंडिक। अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक। फिर अगला पार्ट है, ये देखिए 5वां भाग है छोटी आंत। अमाशय के बाद 5वां भाग है छोटी आंत। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है जो 6 मीटर तक लंबा होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर, और यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम तथा इलियम। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिला कि छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है और इसके 3 भाग ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम है। फिर इसके बाद अगला भाग है आहार नाल का बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है, तो छोटी आंत का एक छोटी आंत का एक भाग बड़ी आंत में खुलता है। छोटी आंत का एक भाग जो होता है वह बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत कोलम तथा रेक्टम से बना होता है। अपचा एवं बेकार भोजन रेक्टम में अस्थायी तौर पर जमा रहता है। इसके अतिरिक्त आहार नाल में विभिन्न तरह की ग्रंथियां जैसे यकृत, अग्नाशय, आंत ग्रंथियां आदि भी सहायक अंग है। तो यहाँ पर देखिए आहार नाल के कितने भाग होते हैं, टोटल 6 होते हैं। पहला मुख्य गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नाली, चौथा अमाशय, 5वां छोटी आंत और 6वां बड़ी आंत। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। मनुष्य के आहार नाल में जो पाचन होता है उसकी क्रिया का वर्णन करना है। तो देखिए आंसर है कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन एक लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। मनुष्य का आहार नाल में पाचन जो होता है वह एक लंबी एवं जटिल प्रक्रिया है जो निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण है अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण क्या है, तो इसके अंतर्गत भोजन को हाथ के द्वारा मुंह में डाला जाता है। इसके अंतर्गत भोजन को हाथ के द्वारा मुंह में डाला जाता है। मुख गुहा में ही पाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मुख गुहा में ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फिर लार ग्रंथियों से लार भोजन में मिलकर पाचन प्रारंभ करता है। तो अंतर्ग्रहण समझ में आया क्या है, तो इसके अंतर्गत भोजन को सबसे पहले हाथ के द्वारा मुख में डाला जाता है। फिर मुख गुहा में ही पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे लार ग्रंथियों से लार भोजन में मिलकर पाचन का प्रारंभ करता है। फिर दूसरा चरण है पाचन। तो देखिए दूसरा चरण है पाचन। तो पाचन क्या है, तो इसके अंतर्गत भोजन के बड़े एवं जटिल अणु पाचक रस एवं एंजाइम की सहायता से धीरे धीरे सरल अवयव में टूट जाते हैं। यानी भोजन जब धीरे धीरे अंदर की ओर जाता है तो उसमें बड़े एवं जटिल अणु होते हैं जो पाचक रस एवं एंजाइम की सहायता से धीरे धीरे सरल अवयवों में टूट जाते हैं, यानी छोटे छोटे अवयवों में टूट जाते हैं। फिर दूसरा चरण का पहला चरण है अमाशय में पाचन। यानी पाचन के बाद अमाशय में पाचन होता है। तो अमाशय में पाचन का मतलब क्या है, तो मुख गुहा से भोजन ग्रास नली होते हुए अमाशय में पहुंचता है। मुख गुहा में जब हम भोजन को डालते हैं तो मुख गुहा से भोजन ग्रास नली होते हुए अमाशय में पहुंचता है जहां भोजन में जठर रस मिलता है जिसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदलकर प्रोटीन पर कार्य करता है। मुख गुहा से भोजन ग्रास नली होते हुए सबसे पहले अमाशय में पहुंचता है और अमाशय में जठर रस होता है जो भोजन में मिल जाता है, जिसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल कर प्रोटीन पर कार्य करता है तथा म्यूकस अमाशय की दीवार की रक्षा करता है। यानी अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को गलाता है और वह खतरनाक भी होता है क्योंकि हमारे अमाशय की दीवार को भी वो गला सकता है। इसलिए अमाशय की दीवार की रक्षा के लिए वहाँ पर एक दीवार होती है अमाशय की रक्षा के लिए, जिसे म्यूकस कहते हैं। म्यूकस अमाशय की दीवार की रक्षा करता है। म्यूकस अमाशय की दीवार की रक्षा करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का आंशिक पाचन करता है। आंशिक मतलब छोटे रूप में यानी कम रूप में पाचन करता है। अब भोजन लेय की तरह हो जाता है जिसे कायम कहते हैं। तो भोजन लेय की तरह हो जाने का मतलब क्या कहते हैं उसे, कायम। फिर अब अगले चरण पर बढ़ते हैं। तो देखिए ये पाचन का दूसरा नंबर है पॉइंट है, एक ए पॉइंट है एक दूसरा पॉइंट। तो पाचन
दो जगह होता है, पहला बड़ी आंत, फिर पहला अमाशय फिर छोटी आंत। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत में उसका पाचन कैसे होता है, तो जब भोजन तरह हो जाता है तो उसे कायम कहते हैं। तो जब कायम जब छोटी आंत में पहुंचता है, कायम जब छोटी आंत में पहुंचता है तो आंत ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के आंतरस मिलता है, तथा पित्ताशय से पित्त मिलकर भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देते हैं। पित्ताशय से जो पित्त रस निकलता है वो भोजन में मिलकर भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर देता है। अब भोजन और गाढ़े लोई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। अब फिर तीसरा चरण है अवशोषण। जब पाचन हो गया तब उसका अवशोषण हो। अवशोषण क्या है, तो पाचन प्रक्रिया छोटी आंत के इलियम में पूर्ण होती है और इलियम के विलाई द्वारा पोषक पदार्थ का अवशोषण कर लिया जाता है। पाचन क्रिया छोटी आंत के इलियम में पूर्ण होती है और इलियम के विलाई द्वारा पोषक पदार्थ का अवशोषण कर लिया जाता है। फिर है चौथा चरण स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है, तो इसमें पोषक पदार्थों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। स्वांगीकरण में पोषक पदार्थों से ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। फिर पांचवा है बहिष्करण। बहिष्करण क्या है, तो अपचय एवं बेकार पदार्थ है। अपचय एवं बेकार पदार्थ बड़ी आंत के रेक्टम से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। यानी जो अपचय एवं बेकार पदार्थ होता है वह बड़ी आंत के रेक्टम में पहुंच जाता है, फिर रेक्टम से उसे समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूर्ण हुआ। आज के लिए इतना है।